आज भी निक्की जैसे केस हो रहे हैं। कम से कम मर्डर तो ना हो। उसमें विक्टिम कौन है ज़्यादा, पुरुष या महिला? नहीं भाई, लड़का तो नहीं है। फर्जी मेडिकल बनवा लिया, पैर में गोली मारी है। तब अमीर को तो जल्दी न्याय मिल जाता है। ऐसे मेरे पास कई मामले हैं। क्या जज भी करप्ट होते हैं? अब मैं करप्टेड हूँ। नमस्कार, मैं संदीप मीनान उत्तराखंड जनमंच के शो अधिवक्ता की राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए मुलाकात करते हैं उत्तराखंड के जाने माने अधिवक्ता शुभम द्विवेदी जी से। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर, ये तीन अलग अलग तरीके से हम पुकारते हैं, तो क्या ये अलग अलग हैं या ये एक ही हैं? ये तीनों एक अलग अलग है। देखिए, जो लॉयर है वो है जिसे कानून का ज्ञान है, जिसे लॉ की डिग्री ली है। और जो वकील है, अधिवक्ता है, वो है जिससे लॉ का डिग्री लिया है। वह उसने किसी भी राज्य में स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं पर बैरिस्टर वो है जो लंदन से लॉ की डिग्री लेके आया है। अच्छा, जैसे हमारे गांधी जी। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी। जी जी जी। अच्छा, अक्सर सुनने को ये मिलता है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या ये प्रैक्टिस ही करते रहते हैं हमेशा, ऐसा क्यों कहते जी हैं? बिल्कुल। अधिवक्ता जो है आपको आए दिन कुछ नया सीखता है। कोई नया लेजिस्लेशन में बिल पास होता है, तब वो उसमें कुछ लूप होल्स होते हैं, उसे फाइंड आउट करके चैलेंज करता है। इसलिए वो नए आए दिन कुछ नया सीखता है, इसलिए वो प्रैक्टिस करता रहता है। जी जी। आजकल ये देखने को मिलता है न्यूज़ में कि पारिवारिक जो है मसले हैं वो बहुत आ रहे हैं, आपने भी सुना ही होगा। जी तो इसमें अभी एक केस हुआ है नोएडा में, जी। निकी का दहेज को लेके। तो इस तरीके के जो केस सामने आ रहे हैं, इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? मैट्रिमोनियल, देखो निक्की वाला मामला तो पूरा अलग है। वो तो एक तरह एक एसिड से उस लड़की को जलाया है। जी। 304B का मामला है वो तो। जी जी जी। उसमें तो उस लड़की की मृत्यु हो रखी है, जी। शादी के घर में हो रखी है, ससुराल में अपने। तो उसमें तो अभी कुछ नहीं कह सकते। पर आए दिन जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, जो पारिवारिक मामले बढ़ रहे हैं, उसके पीछे जो मेरी निजी ज्ञान से मुख्यतः 3 रूप है उसके। जी। एक तो लड़कियों और लड़कों में दोनों में ईगो है आज के टाइम में। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी रिश्ता आपका एक तरफा से नहीं चलता। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन गैप। दोनों लोगों में कम्युनिकेशन गैप है। तीसरा क्या है, फैमिली या बाहर वालों का इंटरफेयर होना। जी जी। हस्बैंड वाइफ के मैटर में अगर कोई बाहर वाला इंटरफेयर होगा, कोई दूसरे को मैनिपुलेट करेगा, तो कहीं ना कहीं वो मामला बढ़ेगा, वो बिगड़ेगा। नहीं, बात तो आपकी सही है कि मतलब ईगो क्लैश हो सकता है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जो महिला होती है उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है और पुरुष की कभी सुनी नहीं जाती। बिल्कुल। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर पहले अत्याचार हुए हैं। जी जी जी। उस चीज़ को देखते हुए कानून बने हुए हैं। अब उसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी समाज की, पुरुष की, महिलाओं का, सबका भागीदार है। जी जी जी। अब मैं आपको अपने निजी ही एक मामले का एक वाक्य बताता हूँ, जो थोड़ा हास्य भी है और थोड़ा सोचने विचारने लायक भी है। जी जी। मुजफ्फरनगर की महिला है और आपके रुड़की शहर हरिद्वार के ही फैमिली है, मेंबर है, हस्बैंड है। अब उनका मामला यह है कि मैं पूरा नाम नहीं खोलूंगा, ना ही कुछ बताऊंगा। जी जी। 1 तारीख को वो सुबह घर में आती हैं, घर में थोड़ा देर सास ससुर से बहस करती है, लड़ती है, चली जाती हैं। जी। मात्र 15 मिनट वो अपने ससुराल में रुकी है उस दिन। जी। उसके बाद वह अपना मुजफ्फरनगर, अपने जहाँ पे उसका ननिहाल है, वहाँ जाके मुकदमा दर्ज कराती है। अच्छा। फर्जी मेडिकल बनवाती हैं और उसके बाद वो पूरा मामला चलता है। अब इसमें देखो हास्य पता क्या है, जो घटना हुई है वो रुड़की की हुई है और उस घटना स्थल से, जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, वहाँ से मात्र आपका 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर दूरी पे थाना है। जी। वो लड़की वहाँ नहीं गई और जो उसने मेडिकल बनवाया है वो 307 का बनाया है, अटेम्प्ट टू मर्डर। अच्छा। मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर आप अगर देखें तो आईपीसी में एक हीनस क्राइम में अकाउंट होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब उसमें मामला बनवाया है। अब उसकी पॉलिटिकल या मॉनेटरी सोर्स इतनी अच्छी है उस महिला की कि उसने जो है एक्यूज के पूरे चार्जशीट में, पूरे इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होने दिए हैं कि उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो घटना स्थल है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उन चीज़ों को भी नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी हो रहा है। नहीं, सीसीटीवी फुटेज तो ये है कि अपने एंड पे जैसे जो वो उनके भी वकील होंगे कोई, वो भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, कानून में जो प्रक्रिया होती है उसमें स्टेजेस होते हैं। जी। पहला चार्ज फ्रेम होगा, फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस होंगे, फिर डिफेंडेंट एविडेंस होंगे, उसके बाद जाके कहीं होगा। अब इतने जो आपका इस प्रक्रिया में गुजरने में ना, इतने में कहीं ना कहीं जो रियल विक्टिम या रियल एक्यूज है वो सफ़र करता है।
कानून ऐसा नहीं है कि आज आप खड़े हुए आपने सारी बात खोल दी और उसका मामला चल गया। वो पूरा ट्रायल चलता है जो एक लंबा प्रोसीडिंग होता है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि कन्विक्शन और उनसे ज़्यादा कई बार जो है ट्रायल सफ़र करता है। जी जी एक व्यक्ति को कोर्ट की आपकी हियरिंग अटेंड करने में अपना जो निजी काम है वो छोड़ना होना, उसको कई बार अपना मॉनेटरी जो आपका पैसा लग रहा है वो यूज़ करना, इन्वेस्ट करना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो भी एक तरह ही सजा है। जी जी अब बाद में अगर वो आपका कन्विक्शन नहीं होता, वो एक्यूटल हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसका भी एक दिक्कत है। उसने तो जो इतना सफ़र करा है वो तो नहीं है ना। जी 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 और डिस्चार्ज में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसे कंपनसेशन ये नहीं मिलेगा। जी जी और जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है आज के टाइम में एक जगह पर आके ये क्या होते हैं, आपका मीडिएशन पे जाके ख़त्म होता है, समझौता होता है, सुलह होता है। हाँ, वो और पैसे वगैरह। हमारी माननीय न्यायालय, उच्चतम और सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल, ये सब भी चाहती है कि जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो वो जो है मीडिएशन पे ही ख़त्म हो जाए, वो तलाक पे ना जाए, या ऐसा ना हो जिससे दोनों पार्टी सफ़र करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्राइम नहीं है, ये एक तरह देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। और कई बार तो बच्चे भी होते हैं ना, तो बच्चों पे बच्चे सफ़र करते हैं वो भी सबसे सफर ज़्यादा, करते हैं, उन पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ उस बच्चे का फ्यूचर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। चलिए, मैं तो अगर मैं पर्सनली आपसे कहूँ, मैं तो समझता हूँ कि तलाक तक भी ठीक है। आप कोर्ट में चले गए, आपका मतलब दोनों देखिए तरफ से वकील आ गए, बिल्कुल है ना, और उसमें क्या होता है कि कम से कम मर्डर तो ना हो। बिल्कुल कई केस तो मर्डर तक पहुंच गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए क्या होता है, आप अगर कोई लड़की, मैं महिला या कोई पुरुष अगर झूठा मुकदमा करते हैं हाँ जी हाँ जी तो सामने वाले को दुख होता है, वो बात ईगो पे आती है फिर उसके, हाँ हाँ, कि मेरे को, मेरे परिवार, अगर नॉर्मल से कोई भी आम आदमी है उसके माता पिता पे अगर कोई झूठा मुकदमा करेगा तो बात ईगो पे आएगी, वो परेशान होगा, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो समझौता करने से भागता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें दिखाती है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है वो अननेसेसरी फैल रहा है। आज के टाइम में आप कोर्ट कचहरी में देखें, सिविल क्रिमिनल मैटर से ज़्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है। यानी कि एक तरीके से अगर मैं इस बात को समझाऊं कि जो अधिकार महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए मिले थे, तो उसका दुरुपयोग जो है ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि महिला आयोग है। ज़्यादा नहीं कह सकते। अब निक्की वाले केस है जैसे जी जी आपका नोएडा वाला, उसमें हम नहीं कह सकते जी जी बहुत चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं पॉक्सो हो गए आपके, और आपका मैट्रिमोनियल 498 क्रूअल्टी हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, इनका मिसयूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। और इसे देखते हुए आप देखिए, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस प्राप्त वो भेजी है, गाइडलाइंस भेजी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है किसी भी 498 मैट्रिमोनियल क्रूअल्टी के मैटर में 2 महीने तक फैमिली मेंबर को, हस्बैंड के फैमिली मेंबर को अरेस्ट नहीं करेगी। पहले कर लेते थे। पहले तुरंत कर लेती थी। जी 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 अब इसका मिसयूज़ क्या हो सकता है, देखिए अब ये सबको पता चल गया 2 महीने तक अरेस्ट नहीं करेंगे ससुराल वालों को। अब वो जैसे 307, 326 एसिड का, कि मेरे से एसिड अटैक करने का यूज़ किया गया, एसिड का यूज़ किया गया है, या अपने ससुर या उन पे देवर पे दहेज का हो गया। हैरेसमेंट का केस करने का, सेक्सुअली हैरेस किया, मेरा रेप करने की कोशिश करी। जी 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 अब वो इन चीज़ों में फंसाने की ज़्यादा महिलाएं कोशिश करेंगी। जी जी कहीं ना कहीं इसका जो हस्बैंड को फ़ायदा होगा तो मिसयूज़ भी होने की इसकी संभावना है। उसके लिए हमारी जो जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, पुलिस है, वो अगर निष्पक्ष जांच करेंगे बिना बायस हुए तभी कुछ हो पाएगा। जी जैसे मैं आपको बताया, मुजफ्फरनगर वाले में बायस जांच हुई है, जी 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 उसमें उन पे हस्बैंड वाले पे, फैमिली मेंबर पे 11 मुकदमे करे गए, श्योरिटी पे भी करे गए हैं, जो साफ दिखता है कि ये एक तरह न्याय के लिए नहीं, बदले की भावना से ही मुकदमे हो रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो दिख जाता है, पता लग जाता है। हाँ, लेकिन अब क्या करें, प्रोसीजर ऐसा है कि हस्बैंड को सफ़र करना है। लेकिन सोचने वाली बात, मेरे को आपने जो भी मुझे ये बात बताई, उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि फर्जी मेडिकल बनवा लिया। बिल्कुल। अब ये फर्जी मेडिकल मैं बोल रहा हूँ, हाँ। अब वो हमारे तौर पे फर्जी है, क्या पता लड़की ने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई हो तब गई हो, क्या पता डॉक्टर से गलत बनवाया हो, हम उस पर एलिगेशन नहीं लगा सकते। लेकिन जो इसमें हस्बैंड है, जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अकॉर्डिंग तो उसकी प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे कोई इंजरी आई नहीं, तो इंजरी उस जगह से निकल के लड़की कैसे खा रही है, खुद मार रही है, अपने भाई से पिटवा रही है, अपने पति से किससे पिटवा रही है, वो कुछ नहीं कह सकते। मतलब साफ बात यह है कि लड़की सुरक्षित घर से गई है, घर से गई है, उसके बाद मुकदमा मेडिकल कैसे बना है, और मेडिकल भी आप 60 किलोमीटर दूर जाके बनवा रहे हैं, आपसे 5 किलोमीटर दूर थाना है, आपने वहाँ ही कोई रिपोर्ट नहीं दी। 307 का मेडिकल है, 60 किलोमीटर तक का सफर कर रही है महिला। जी 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 क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिख नहीं रहा है कि 60 किलोमीटर सफर कर रही है, आपकी सीसीटीवी फुटेज है, मैं इसे कलेक्ट करूँ, रिकवर करूँ, कोर्ट को दिखाऊं, ये तो बायस चार्जशीट जमा हो रही है ना। जी जी, बात तो सही है, बिल्कुल बात सही है। तो अभी जैसे इस तरीके का मामला आपने मुझे बताया है ये, तो और ऐसे एक मामला नहीं है, ऐसे मेरे पास कई मामले हैं। तो उसमें जो आपके पास कई मामले हैं, उसमें विक्टिम कौन है ज़्यादा, पुरुष या महिला? अब देखिए,
इसमें कानून की नजरों में जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक तो महिला विक्टिम है, जब तक ट्रायल चल रहा है, जब तक ट्रायल ठीक है, चल रहा है। हाँ। जब वो एक्यूटल हो रहा है लड़का, जब उस पर डिफेंस के एविडेंस जा रहे हैं, तब वहां कोर्ट को लगता है नहीं भाई लड़का तो नहीं है, वहां तो वाइफ ने खेल रखा है खेल। तो जो रियल विक्टिम है वो एक्यूज है, जो रियल एक्यूज है वो विक्टिम है। जी जी। तो अब तक आपने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे जितने भी केस देखे हैं, जी। तो उसमें रेशो क्या बैठा है? अब मैं इस चीज को तो नहीं कह सकता, मतलब क्या बैठा है? अब मैं इस चीज को तो नहीं कह सकता। मतलब आपके जो एक्सपीरियंस में। देखिए इसमें कुछ नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है, आज भी निक्की जैसे केस हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2025 में एक महिला को दहेज के लिए जलाया जा रहा है। हाँ जी जी, बिल्कुल सही ये बात। बहुत मतलब एक देखा जाए ना, ऐसे आदमी को तो मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। पर एक तरफ ये भी चीज हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन की जांच की गलती है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर जांच में ही शुरुआत में ही अच्छी तरह बिना बायस हुए प्रोसिक्यूशन जांच करती है तो ऐसे मामले होने के नहीं। बिल्कुल बात सही है अब आपकी। निक्की वाले केस में 21 अगस्त को जो ये मामला हुआ है, जी हाँ। उसमें मामला को 21 अगस्त को एकदम तो नहीं जलाया होगा, उससे पहले भी वो लड़की सफर कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं किसी को कंप्लेंट करनी होगी, अपने फैमिली में बताया होगा, उन्होंने लापरवाही बरती है, तो जिस कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमारी उस महिला को, जी बिल्कुल सही बात है आपके उसके परिवार को, उसकी छोटी बहन को। वो भी दोनों बहन एक घर में शादी हुई हैं। जी जी। वो निक्की वाला केस तो समझ में आ ही रहा है कि जैसे वीडियो फुटेज भी वायरल हो रही है और शायद उस लड़के ने भी कबूल लिया है। नहीं, लड़के ने कबूला नहीं। अब देखिए वो लड़का अगर सही में विक्टिम होता तो वो भागता नहीं, वो भाग रहा है। अब यहाँ पे नोएडा पुलिस को हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने एनकाउंटर करने की कोशिश करी है, पैर में गोली मारी है, वरना इतिहास देखा जाए एनकाउंटर कैसे होते हैं ये तो सबको पता है, मैं बोलूंगा नहीं। आजकल तो सेमी एनकाउंटर होते हैं ना। आजकल तो एनकाउंटर जो है आपके फर्जी होते हैं, कुछ नहीं कह सकते, होते हैं फर्जी, ठीक है। अब हम उसे, मैं लाइव पे बोल रहा हूँ, होते होंगे, बट हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते ना। बट इनका जो पैर पे गोली मारी है, इनके सर पे पीठ पे, क्या हमारी पुलिस इतनी काबिल नहीं है कि किसी को पीछे से गोली मार दे? हाँ, कोई भाग रहा है तो पीछे से गोली मार सकती है, पर पैर पे मारा है तो कहीं ना कहीं लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, सही बात है, सही बात है। और लड़की जल रखी है तो इसका मतलब ये भी है कि वो उस घर में ही जली है, किसी ना किसी का तो रोल है ना। जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो वकील साहब, ये जो मामला आया निक्की वाला, जी, इस मामले से पहले भी कई मामले आए हैं बिल्कुल, जिसमें लड़के विक्टिम थे। हाँ, और मैंने इससे पहले यही पूछा था आपसे कि रेशो क्या है, आपने जो अब तक प्रैक्टिस की है, आपके सामने जो केस आया है वो रेशो क्या है? देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो मैं एक पुरुष हूँ और मुझे ये खलती है कहीं ना कहीं कमी कि भाई महिला आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है, और महिलाएं कई आरोप लगा देती हैं पुरुष पे, इजीली लगा देती हैं, पुरुष को साबित करने में समय लग जाता है। बिल्कुल, देखिए महिला आयोग है, अच्छी बात है, महिला आयोग है, पुरुष आयोग होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर महिला आयोग अपना काम अच्छी तरह करेगी जी, उससे पता चलेगा महिला कब विक्टिम है कब नहीं, तो पुरुष आयोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महिला आयोग ये थोड़ी ना कि सिर्फ सारी महिलाओं का ही वो अपना प्रोटेक्शन करेगी, वो तो जो रियल है उनको ही तो प्रोटेक्शन करेगी। अगर वो ये फाइंड आउट करे कौन रियल विक्टिम है, कौन अपना एक वीनियस है, फर्जी है, फॉल्स विक्टिम बन के शो हो रहा है, तो पुरुष आयोग की क्यों जरूरत है? जी जी, बात तो आपकी सही है बिल्कुल। ये जिस तरीके से ये मामले दिन प्रतिदिन सामने आते जा रहे हैं, तो पहले तो बड़े बुजुर्ग होते थे, समझा देते थे, लेकिन आजकल का जो यूथ है ना, वो थोड़ा 5G यूथ है। तो इनको किस तरीके से समझाया जाए, क्या मतलब कोई गाइडलाइन इनको देनी चाहिए ऐसी, क्या किस तरीके से इनको समझाया जाए? इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कहने का मतलब मेरा ये है वकील साहब की शादी फिर आप कर रहे हैं किसी से, तो या तो आप लालच में कर रहे हैं, अब लड़के ने उसे दहेज में जला दिया, आप लालच में शादी कर रहे हैं, लड़की भी तो लालच में शादी करती है लड़के से, बाद में एलिमनी मांगती है। नहीं, इस चीज़ को नहीं कर सकते। देखिए हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेडिसिन सेंटर बनाए हैं जी, कि परिवार के जो भी विवाद होंगे उसे मध्यस्थता पे सुलझाया जा सकता है। जी जी जी। और रही बात एलिमनी की, देखिए अभी के टाइम में औरतों ने उसको मिसयूज कर रहे हैं, उसके लिए नहीं, लेकिन जब ये कानून बना है तब उस टाइम महिलाएं जो थी क्या थी, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती थी। पहले अपने पिता पे डिपेंड होती थी, जब वो पिता से अपने ससुराल जाती थी पिता का घर छोड़ के, तो वहाँ वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती थी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो है कि अगर उसे हस्बैंड भी छोड़ दे, पिता से भी वो घर छोड़ के आ गई है, तो अब उसकी देख रेख उसके कौन, एलिमनी उसके लिए एक तरह नीड है, उसकी नेसेसरी है वो चीज़। तो एलिमनी बंद होना वो अलग चीज़ है। अभी चाइना ने एलिमनी बंद कर दिया, परमानेंट एलिमनी। जी जी। बट आप ये देखिए ना, क्या सारी महिलाओं का एलिमनी बंद करके क्या सारी महिलाएं के लिए इक्वल रहेगा? नहीं, अगर आप
मुझसे पूछेंगे तो अभी तो जनरेशन चेंज है ना, पहले की महिलाएं जो है ज़्यादा पढ़ती ही नहीं थी। बिल्कुल। और जैसे कि अभी आपने बोला कि महिलाएं पहले डिपेंड होती थी, तो अब तो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। और ऐसा मेरे पर्सनल मैंने देखा हुआ है एक ऐसा केस, कई केस देखे हुए हैं जिसमें महिलाएं भी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, उसके बाद भी पति से पैसे मांग लेते हैं। देखिए तो ये कहाँ तक सही है? आपका बीएनएस का सेक्शन 144, सीआरपीसी का सेक्शन 125, उसमें साफ कहा गया जो महिलाएं अनेबल टू मेंटेनेंस है, जो खुद का मेंटेनेंस नहीं कर सकती है, ठीक है। वो उनके लिए है। अच्छा, बिल्कुल। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है और वो खुद को मेंटेन कर सकती है, जिस मेंटेनेंस से वो शुरू से होती हुई आई है, जी जी, तब उसको जरूरत नहीं है। तब मेरा तो मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो इस चीज़ को रोके कि उनको मेंटेनेंस क्यों दिया जाए। ऐसा कोई फैसला आपके सामने आया है अभी? हाँ, सुना हो आपने, ऐसा कोई केस हुआ हो? अभी मेरी दिमाग में भी बिल्कुल एट द मोमेंट तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, बट आए हैं, ऐसा नहीं है कि आए नहीं। जी, अगर ऐसा हो जाए तो ये तो फिर सही है, क्योंकि देखो मेरे ही कुछ परिवार में ऐसा हुआ है पर्सनली, तभी मेरे एकदम दिमाग में आया, क्योंकि वो सरकारी हैं बिल्कुल। और वो भी सरकारी हैं, पुरुष भी, दोनों महिला, बिल्कुल। और उसके बाद भी उन्होंने केस लगा रखे हैं उनके ऊपर। तो ये तो फिर भी एक तरीके से पुरुष पे जुल्म ही हो रहा है। देखिए अभी मेरा मानना यह है, कानून का ज्ञान सबको होना चाहिए। हस्बैंड पे भी राइट है। जी जी, हस्बैंड भी आपका हिंदू लॉ के सेक्शन 25 में, आपका 24-25 में महिला से, अगर महिला आपको मेंटेन करती है, आप हस्बैंड जो है अनेबल टू मेंटेनेंस है, जी। तो वो मांग सकता है कि भाई मेरे को ये फाइल चलानी है, कोर्ट में केस डाल रहा हूँ मैं डाइवोर्स का, अच्छा, तो वो उससे भी पैसे मांग सकता है, अपनी वाइफ से? वाइफ से मांग सकता है। अच्छा वकील साहब, हमने हमेशा यही सुना है कि अमीर और गरीब को न्याय मिलने की प्रक्रिया में फ़र्क होता है, मतलब अमीर को तो जल्दी न्याय मिल जाता है। नहीं, देखो जल्दी तो नहीं मिलता। प्रोसीडिंग किसी के लिए कोई भी हो, चेंज नहीं होती है। आपका ऐसा नहीं है कि अमीर आया है तो सीधा उसके लिए आज एविडेंस लिए, कल उसमें जजमेंट आ जाएगी। जी, सबको प्रोसीडिंग वही चलती है। बस हाँ, ये है कि अमीर और गरीब में ये होता है कि अमीर एक महंगा अच्छा वकील भी कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। जी जी, कहीं ना कहीं अमीर जो है आपकी प्रोसीडिंग को आपका एक तरह बड़ा एफिशिएंटली बना सकता है, जी जी, और गरीब नहीं बना सकता। गरीब सफ़र करेगा एक एक डॉक्यूमेंट्स के लिए, जी। एक एक चीज़ के लिए, और उनको मेरे ख्याल से कहीं ना जानकारी कहीं का भी अभाव रहता है। देखिए जानकारी का अभाव होता है। अमीर के लिए आप 10 वकील खड़े हो जाएंगे अगर अच्छी पेमेंट करेगा तो। जी जी, बिल्कुल सही बात है। आज हमारे स्टेट में डीएलएस से, एसएलएस से, एनएलएस से हैं जो मुफ्त की जो वकालत है उनको लिटिगेशन के लिए मुफ्त दे रही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उन्हें इतना ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे जो है सलाहकार मिलेगा एनएलएस की तरफ से, डीएलएस की तरफ से। जी जी, सही बात है। अगर यूथ जो है ये लॉ करना चाहती है तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, लॉ एक नोबल प्रोफेशन, जी लॉ के लिए आप डिग्री ले लोगे कोई दिक्कत नहीं। आज के टाइम में बार काउंसिल के द्वारा प्रमाणित, एफिलेटेड बार काउंसिल के द्वारा बहुत सारे कॉलेज आप डिग्री ले लोगे, लेकिन लॉ की नॉलेज करना बहुत मुश्किल का काम है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, प्रैक्टिस जो है वो वकालत में जीवन भर है। आपको अपना डिसिप्लिन रखना चाहिए, आपको अपने केस लॉ, आपको हर दिन एक नए केस लॉ होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे है कि आप नए केस लॉ पढ़ें, आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, आपको जहाँ से नॉलेज मिल रही है आपको गेन करनी चाहिए। ये आप इंस्टाग्राम और रील पे जाके अगर नॉलेज ले रहे हैं तो वो रील आपके और इंस्टाग्राम आपके वो कानून नहीं बना, वकील नहीं बना पाएगी, आपको कोर्ट में नहीं खड़ा कर पाएगी आप। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बहुत ही खतरनाक सवाल है क्या जज भी करप्ट होते हैं? जज भी करप्ट होते हैं कभी? या मैं बोलूँगा कंट्रोवर्सी है। जस्टिस यशवंत वर्मा जी के लिए तो नहीं बोला आपने? नहीं, मैंने आपसे पूछा है, आप अपनी राय दीजिए। कह नहीं सकते, और होंगे तो अब मैं करप्टेड हूँ ये बात मुझे पता है। जब तक मेरा ओपन नहीं होता तब तक तो मैं नहीं हूँ। जस्टिस में होंगे एक आधा कोई निकल जाए तो हो जाएगा, नहीं भी होंगे, होते हैं कई। अच्छा, कई केस में ना वकील साहब ये सुनने को मिलता है कि अरे वकील तो मिले हुए होते हैं, केस को सालों लंबा खींचते हैं। तो ये जो सालों लंबा केस खींच जाते हैं, इसका कारण क्या है? और सेकंड ये कि बहुत सारे केस ना हिंदुस्तान में आज भी पेंडिंग है। बिल्कुल। तो देखिए, ये क्यों है? देखिए वकील मिल जाते हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। होंगे मिलने वाले, मेरी नज़रों में अभी तक कोई नहीं आया जी। और रही बात फाइल लंबी चली जानी, एक फाइल जो है सिर्फ वकील पे डिपेंड नहीं होती है। अच्छा, उसमें आपका अपोजिट पार्टी काउंसिल होते हैं, उनके वकील हो गए, उसमें पेशकार हो गए, उसमें स्टैनो हो गए, उसमें जज हो गए, उसकी प्रोसीडिंग हो गई, उसमें स्टे हो गए, तो फाइल तो लंबी खींचेगी। मेन है कि आप सब लोग पर्टिकुलर डेट पे अपना 100% दे रहे हैं। आज डेट है, मैं नहीं जा रहा हूँ कोर्ट में,
फाइल नहीं चल पाएगी, क्यों? अपोजिट काउंसिल को सुनने का मौका नहीं मिल पाएगा। राइट है भाई एक्यूज का, विक्टिम का, दोनों को अपना पक्ष रखने का। जी जी। अच्छा, ये जो बहुत सारे केस पेंडिंग चले आ रहे हैं, बिल्कुल। ये क्यों चले आ रहे हैं और इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? देखिए, पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए लोक अदालत बन रही है, जी आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है, पर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी फाइलें हैं, इन्वेस्टिगेशन इतना पुराना है, उस पुलिस ऑफिसर को ढूंढना, उसको समन भेजना, जी जी। उस एक्यूज को ढूंढना, उसमें जितने विटनेस है सबको ढूंढना, तो कहीं ना कहीं पेंडेंसी इस कारण से भी है। वकील साहब, आम जनता के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? आम जनता के लिए, जैसे मैं लॉ से हूँ, लॉ फील्ड से हूँ, लॉ फेटर्निटी से हूँ, मैं ये कहूँगा कानून सिर्फ वकीलों के लिए, जजेस के लिए नहीं है, कानून सभी के लिए है। सभी को अपने अधिकार का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको अपने अधिकार का ज्ञान है तभी आपको पता भी चलेगा कि मेरे अधिकार का हनन भी हुआ है। तो आपको जहाँ से थोड़ा बहुत भी अपना कानून का ज्ञान हो रहा हो तो लीजिए। बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूँ कि स्कूल में बच्चों को बताया जाए कि आपके जो लीगल राइट्स है वो क्या है, बेसिक राइट्स सबको पता होने चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर मुझे अपने बेसिक राइट्स नहीं पता है, मुझे कानून नहीं पता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अधिकार का हनन हुआ है? मैं तो उसे प्रक्रिया, उसे तो मैं समझूंगा कि भाई सरकार कर रही है, ये तो होना ही था। तो आम जनता को नॉलेज लेनी बहुत आम जनता को कानून का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को, अपने छात्र छात्राओं को, सबको कानून का बेसिक ज्ञान देना जरूरी है। तो ये थी बातचीत एडवोकेट शुभम द्विवेदी जी से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट शो में। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। थैंक यू।